स्टूडेंट, आज हम लोग संविधान का जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है नागरिकता, उसको आज हम लोग पढ़ेंगे। क्या है हम लोग का डिस्कशन का टॉपिक? नागरिकता यानी कि सिटीजनशिप। देखिए, संविधान सभा में सिटीजनशिप को लेकर के बहुत सारी बहस हुई थी और उस बहस के बाद कुछ कुछ जो मोटी मोटी बातें जो थी वो संविधान सभा ने भारत के संविधान में लिखा। जो सिटीजनशिप है वो क्या है, कहाँ से कहाँ तक है? हमें आर्टिकल 5 से लेके 11 तक, और इसका कौन सा पार्ट है? पार्ट 2। तो ये आप याद रखिएगा, संविधान के अनुच्छेद 5 से लेके 11 तक पार्ट 2 में किसके बारे में चर्चा की गई है? नागरिकता के बारे में। जब 26 नवंबर 1949 को 16 आर्टिकल लागू हुए थे टोटल, उसमें से 4 इंपॉर्टेंट आर्टिकल थे, 5, 6, 7, 8। 5, 6, 7, 8 क्या थे? ये 5, 6, 7, 8 सारे नागरिकता से संबंधित आर्टिकल्स थे। ठीक है, तो अगर आप देखें तो अगर नागरिकता को अगर हमें तोड़ना हो, ब्रेक करना हो, तो हम इसको 3 पार्ट में तोड़ेंगे। जैसे हमने आपको बताया कि आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है, आर्टिकल है 5 से 11, तो 5 से लेकर के 8 तक इसको हम लोग एक पार्ट में रखेंगे, 9 को दूसरे पार्ट में रखेंगे, 10 और 11 को हम लोग तीसरे पार्ट में रखेंगे। ठीक है, 5 से 8 में क्या बताया गया है कि नागरिकता मिलेगी कैसे। ये अनुच्छेद किस में बताया गया है? 5 से लेकर के 8 के बीच में। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं आर्टिकल 5। आर्टिकल 5 क्या कहता है? क्योंकि देखिए 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ था। भारत 2 पार्ट में बटा था, भारत और पाकिस्तान। और पाकिस्तान में भी क्या हिस्से थे? 2, एक तो था वेस्ट पाकिस्तान, एक था ईस्ट पाकिस्तान। तो वेस्ट पाकिस्तान जो इस समय का पाकिस्तान है और ईस्ट पाकिस्तान जो है इस समय का क्या है? आपका बांग्लादेश। लेकिन उस समय भी पाकिस्तान के 2 पार्ट थे, एक वेस्ट पाकिस्तान और एक ईस्ट पाकिस्तान। तो कैसे नागरिकता मिलेगी ये देखा जाए तो ये पहला जो आर्टिकल 5 है वो क्या बताता है? अगर कोई व्यक्ति पिछले 5 साल से भारत में ही रह रहा है और आगे भी भारत में ही रहने की इच्छा रखता हो, तो उसको हम लोग क्या किस बेस पे दे देंगे नागरिकता? आर्टिकल 5 से। तो ये आप याद रखिएगा कि आर्टिकल 5 से जो हम लोग सिटीजनशिप देंगे वो किस ग्राउंड से देंगे? हम लोग डोमिसाइल से। जैसे आप लोग आज भी देखते होइएगा, बिहार का डोमिसाइल बनाते हैं, यूपी का डोमिसाइल बनाते हैं। उस समय भी ये सिचुएशन बना था कि अगर कोई व्यक्ति किसी राज्य में या भारत में कितने साल से रह रहा है? 5 साल से रह रहा है और उसको आगे भी भारत में ही निवास करने की इच्छा है, तो उसे हम लोग क्या करेंगे? आर्टिकल 5 से उसको क्या दे देंगे? नागरिकता दे देंगे। आर्टिकल 6 जो था वो क्या है? अगर कोई व्यक्ति पाकिस्तान से लेके इंडिया जाता है, तो पाकिस्तान से कहाँ जाते हैं? इंडिया। और सामान्यतः ये कौन लोग होंगे? तो देखिएगा, धर्म के नाम पर पूरी दुनिया में एक ही देश का विभाजन हुआ था, वो था भारत का। पूरी दुनिया में कई और विभाजन हुए, धर्म के नाम पे नहीं हुए थे। धर्म के नाम पे विभाजन होने वाला फर्स्ट नेशन वो कौन सा था? भारत। तो ऑफ कोर्स जो पाकिस्तान से जो इंडिया आए होंगे वो सारे क्या होंगे? हिंदू रहे होंगे। तो एक डेट डिसाइड कर दिया गया था, वो डेट था 19 जुलाई 1948। इससे पहले कोई भी व्यक्ति अगर पाकिस्तान से इंडिया अगर आता है तो उनको आर्टिकल 6 से क्या दे दिया जाएगा? नागरिकता दे दी जाएगी। आर्टिकल 7 क्या कहता है? अगर कोई व्यक्ति इंडिया से पाकिस्तान गया और जैसे वो इंडिया से पाकिस्तान गए, वहाँ लगा उनको कि लगता है हम गलत देश में आ गए। जैसे इंडिया से पाकिस्तान कौन गए होंगे? ऑफ कोर्स मुस्लिम्स गए होंगे। लेकिन जिस मुस्लिम ने जो सोच करके पाकिस्तान गए होंगे कि हम वहाँ जाएंगे, एक मुस्लिम राष्ट्र बना है, एक साथ मिल करके नमाज अदा करेंगे, और जैसे वो वहाँ पहुँचे उनको वहाँ के लोगों ने कह दिया ये तो मुजाहिर है, तो उनको लगा के लगता है कि हमें गलत देश में आ गए, तो वो वापस कहाँ आ गए? इंडिया।
इसका भी एक डेट था 19 जुलाई 1948। ठीक है। जैसे आपने एक मूवी देखी होगी गदर एक प्रेम कथा, उसमें एक बड़ा सन्नी देओल का एक फेमस डायलॉग है कि अगर कागज के एक टुकड़े पर एक मुहर नहीं लगेगी तो क्या तारा पाकिस्तान नहीं जाएगा। इसका मतलब क्या था कि सकीना जो यहाँ से गई थी वो 19 जुलाई 1948 से पहले भारत से पाकिस्तान चली गई थी, लेकिन जब तारा की बारी आई तो उस समय कौन सा आ गया कि अब आपको मुहर लगाना होगा। तो मुहर कहाँ का परमिशन कौन देगी? पाकिस्तान सरकार। तो ये जो स्टोरी थी वो कब की बात की थी? 19 जुलाई 1948 के बाद ये वाला सिचुएशन हुआ था। आर्टिकल 8, आर्टिकल 8 क्या कहता है? जैसे मान लीजिए कि पंजाब के कुछ सिख जालियांवाला मैसकरे के बाद, तो चूँकि 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उनको लगा कि इस देश में रहने की ज़रूरत ही नहीं है, यहाँ जब चाहो अंग्रेज सरकार गोली चला दे। तो वो सारे सिख यहाँ से कहाँ चले गए? कनाडा। या मान ले किसी भी कारण से आज़ादी से पहले कई लोग कहाँ चले गए? भारत छोड़ करके। जैसे ही उनको पता चला कि अब भारत आज़ाद हो गया, तब उनको क्या आया? अपनी मिट्टी की खुशबू की यादें कि चलो चलते हैं कहाँ? अपना देश भारत। तो सरकार ने कहा जिनको भी इच्छा हो रहा है भारत आने का तो वो क्या करे? भारत आ जाए। अगर वो भारत नहीं आ सकते तो उस देश के में जो इंडियन एम्बेसी है वहाँ जा कर के अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, तब उनको कहाँ की नागरिकता मिल जाएगी? एज ए इंडियन सिटीजनशिप। तो 5, 6, 7, 8 में भारत की नागरिकता के बारे में बताया गया है। ठीक है। तो आर्टिकल 9 क्या कहता है? देखिए अब भारत में कैसी नागरिकता होगी? जैसे यूएसए में क्या है? ड्यूअल सिटीजनशिप है। अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं यूएसए में। अगर आप यूएसए के नागरिक हैं, ठीक है, आप जो उनके जो जितने स्टेट है आपको उनका भी नागरिक बनना होगा। जैसे 50 स्टेट है उनके, तो वहाँ पे ड्यूअल सिटीजनशिप है कि राज्य के भी नागरिक हैं और यूएसए देश के भी नागरिक हैं। और एक दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है ड्यूअल सिटीजनशिप का? आप दो देश के भी नागरिक हो सकते हैं, मतलब अमेरिका के भी हैं तो कनाडा के भी हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भारत में जब इसकी चर्चा हुई कि भारत में कैसी नागरिकता दी जाए, तो एक्चुअली देश आज़ाद हुआ था उस समय, नेशनलिज्म एकदम चरम पे था, राष्ट्रीयता सबसे ऊपर थी। तो संविधान सभा में इस बात को रखा गया कि नहीं, हम जो है सिटीजनशिप कहाँ से लेंगे? तो इंग्लैंड के संविधान से। जैसे इंग्लैंड में क्या है? सिंगल सिटीजनशिप है, एकल नागरिकता है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार कि सिटीजनशिप जो है किस देश से लिया गया है? तो नागरिकता सिंगल सिटीजनशिप हमने किस देश से लिया है? लंदन से, यूनाइटेड किंगडम से, ब्रिटेन से। रीजन क्या था कि चूंकि नेशनलिज्म था, भारत एक देश था, भारत की आज़ादी की लड़ाई लड़े थे, सब एक साथ मिल के लड़े थे, तो नागरिकता कैसी होगी? भारत की होगी, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या? अगर एक नागरिकता रहेगी तो सब लोग किसी भी राज्य में बिना किसी कानूनी दांव पेच के आप आराम से जा सकते हैं। तो अलग अलग राज्य में अलग अलग नागरिकता के रूल होंगे तो अलग अलग लॉ बने रहेंगे। उनसे भी बचने के लिए ये एक तरीका बनाया गया, क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा देश था। ठीक। तो यहाँ पे किसकी चर्चा की गई? सिंगल सिटीजनशिप की, कि भारत के पास कैसा रहेगी? एकल नागरिकता रहेगी। ठीक। आर्टिकल 10 क्या बताता है कि जिस आपने भारत के संविधान में तो लिख दिया 5, 6, 7, 8 आप ऐसे नागरिकता आपको मिलेगी, लेकिन लोगों ने कहा कि आप अभी तो लिख रहे हैं, कहीं आपने हमें हटा दिया तो हम क्या करेंगे? आर्टिकल 10 इस बात की गारंटी देता है, ये गारंटी है कि आपने 5, 6, 7, 8 तक अगर आपने सारे चीज़ वैलिड डॉक्यूमेंट के साथ हैं तो आपकी नागरिकता किसी भी कंडीशंस में छीनी नहीं जाएगी। ठीक। ये एक तरीके का गारंटी संविधान में देश के नागरिकों को दिया गया। और लास्ट में था एक आर्टिकल 11, जिसमें से ये बताया गया कि नागरिकता से रिलेटेड अगर कोई भी टॉपिक अगर आएगा तो इस पर कानून कौन बनाएगा? तो इस पर साफ लिखा गया है, क्योंकि सिटीजनशिप एक यूनियन लिस्ट के अंदर आने वाला सब्जेक्ट है, इसीलिए इस पर जो कानून है कौन बनाएगी? भारत की पार्लियामेंट। सिटीजनशिप पर कोई भी अगर कानून बनाना होगा तो कानून कौन बनाएगी? पार्लियामेंट। ठीक। तो 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ये हमने अच्छे से पढ़ लिया, लेकिन आपने यहाँ पे कहीं से भी आपको ये नहीं दिखाई दिया 5, 6, 7, 8 में
कि हम अगर यहाँ जन्म ले लें तो हमें नागरिकता मिलेगी कि नहीं, क्या कंडीशंस होगा, क्या नहीं होगा। तो इस क्वेश्चंस को लेकर के 1955 में एक सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट होता है, जो पहला अमेंडमेंट एक्ट है। और इस पे मेनली एक बहुत ही छोटा मोटा अमेंडमेंट था, 22 पन्ने का ही था, कोई बहुत बड़ा नहीं था। लेकिन इसके कुछ आर्टिकल, कुछ सेक्शंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। सेक्शन 3, सेक्शन 4, सेक्शन 5, सेक्शन 6 और सेक्शन 7। ये 5 इंपॉर्टेंट सेक्शंस जोड़े हैं। ठीक, तो सेक्शन 3 क्या बोलता है? सेक्शन 3 बोलता है बाई बर्थ, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे अगर आप पढ़िएगा लैटिन में एक वर्ड होता है जूइस सोलाई। जूइस सोलाई क्या मतलब होता है? मिट्टी, सॉइल से सोलाई बना हुआ है, मिट्टी। मतलब अगर किसी व्यक्ति का जन्म उस देश की मिट्टी में अगर हो गया तो उसको वहाँ की नागरिकता मिल जाएगी। जैसे कि यूएसए में है। यूएसए में कौन सा कॉन्सेप्ट है? यही जूइस सोलाई का ही, कि कोई व्यक्ति किसी भी देश का नागरिक हो, लेकिन अगर उसके बच्चे का जन्म कहाँ हो जाएगा, अगर अमेरिका में हो जाएगा तो वो बच्चा उस देश का नागरिक हो जाएगा। और इस बात को लेकर के जो यूएसए प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप बड़ी परेशान रहते हैं। अभी उन्होंने कुछ दिन पहले एक्सिक्यूटिव ऑर्डर भी निकाला सिटीजनशिप को लेकर के, जो कि अलग बात है कि वहाँ की कोर्ट ने इसको स्ट्रक डाउन कर दिया। अब ये है क्या, जैसे सपोज कीजिए, मान लीजिए कि इंडिया का कोई आदमी वर्क करने के लिए गया यूएस से, सपोज कीजिए पाकिस्तान की भी कोई लड़की गई यूएस से, और वहीं पर इन दोनों का अफेयर हुआ, दोनों ने शादी कर ली। शादी कर लिया, ठीक है, मियाँ बीबी राजी, क्या करेगा काजी, डोनाल्ड ट्रंप भी बेचारे क्या कर लेंगे। अब 2-3 साल के बाद उनको एक बेबी बॉर्न हो गया। अब बच्चा, चूंकि जूइस सोलाई का कॉन्सेप्ट वहाँ पे काम करता है बाई बर्थ का, तो बच्चा हो गया कहाँ का नागरिक? अमेरिका का। और माँ और बाप है कहाँ के? फादर जो है भारत के और मदर है पाकिस्तान की। और ये दोनों देश ऐसे हैं कि पता नहीं किस बात पे एक दूसरे बम चला दें। तो बच्चा को सुरक्षित करने के लिए अब क्या करना होगा, क्योंकि बच्चा सुरक्षित कहाँ रहेगा? माँ बाप के हाथों में। इसलिए उन लोगों को भी क्या दे दी जाती है? यूएसए की नागरिकता। अब आज से आप न तो भारत के नागरिक हैं, न तो पाकिस्तान के नागरिक हैं, आप किसके नागरिक हो गए? अमेरिकन नागरिक है। अमेरिकन नागरिक होने से बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। एक तो आपको बिजनेस लोन्स बहुत ज़्यादा मिलते हैं, मेडिकल फैसिलिटी बहुत अच्छी है वहाँ पे, पासपोर्ट का रैंकिंग बहुत अच्छा है, जनरली आपके साथ कोई हरासमेंट नहीं हो सकता वर्ल्ड के किसी और नेशंस पे। तो ये सारे बेनिफिट्स मिलते हैं कहाँ के लिए? कहाँ पे? यूएसए का, अगर आपके पास सिटीजनशिप रहता है। इसलिए बहुत लोग यूएसए का सिटीजनशिप चाहते भी हैं। भारत में भी स्टार्टिंग में यही कॉन्सेप्ट लाया गया कि बच्चा अगर भारत में अगर जन्म लेगा, माँ बाप भले ही किसी देश के नागरिक हों, लेकिन वो बच्चा जो है कहाँ का नागरिक हो जाएगा? भारत का नागरिक हो जाएगा। बाद में धीरे धीरे इसके कॉन्सेप्ट को चेंज किया गया, ठीक है। उसमें से ये कहा गया, जो अब का रूल है कि भारत में जो अगर कोई बच्चा पैदा होता है तो माँ और बाप दोनों में से एक भारतीय होना चाहिए, और दूसरा जो व्यक्ति है वो वैलिड डॉक्यूमेंट के साथ भारत में आया हो। ऐसा नहीं है कि तारों के नीचे से आ गया भारत में और यहाँ पे आके शादी कर लिया और बच्चा पैदा हो गया। तो लाइन क्या बोला है बहुत साफ साफ 1955 पे, अगर मैंने को ठीक से पढ़े, कि माँ और बाप दोनों में से कोई एक भारतीय नागरिक होना चाहिए, और जो दूसरा है, जो दूसरा स्पाउस है, उसके पास वैलिड डॉक्यूमेंट होना चाहिए भारत में आके रहने का। तब उसके बच्चे को कहाँ की नागरिकता मिल जाएगी? भारत की नागरिकता मिल जाएगी, अगर वो चाहता है तो, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं जूइस सोलाई का कंसेप्ट, मिट्टी का, ठीक, जो इस समय रूल में है। सेक्शन 4 क्या है? डिसेंट। इसको हम लोग बोलते हैं ब्लड रिलेशंस, जैसे खून का जिनका रिलेशंस है। जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति यहाँ से यूएसए चला गया, उसको यूएसए की नागरिकता भी मिल गई, ठीक है ना। अब क्या हुआ, उसको वहाँ बच्चा हुआ, उस बच्चे को भी यूएसए की नागरिकता मिल गई, लेकिन बच्चे को कुछ समय बाद लगा कि बेकार है यूएसए, चलते हैं अपना देश भारत। तो उनका क्या है कि उस बच्चे के फादर या उनके ग्रैंड फादर, ऐसा हो सकता है उस बच्चे का भी बच्चा को लगता है कि नहीं चलते हैं भारत,
तो उनका तो कोई ना कोई तो रिश्ता है ना भारत के साथ। उनके दादा या फादर कहाँ रह रहे हैं थे पहले भारत में, किसी कारणवश चले गए होंगे अमेरिका और अमेरिका में की सिटीजनशिप ले ली हो। लेकिन अगर उनको लगता है कि चलते हैं भारत, तो उनको सेक्शन 4 से क्या मिल जाएगा, उनको नागरिकता मिल जाएगी। सेक्शन 5 क्या बोलता है, बाय रजिस्ट्रेशन। अब रजिस्ट्रेशन समय क्या है, जैसे मान लेते हैं कि इंडिया का कोई लड़का है और विदेश की कोई लड़की है, वो यहाँ आई या ये वहाँ गया किसी काम से, वहाँ पर उसने शादी कर ली और उसकी इच्छा है कि अब हम दोनों, मतलब वाइफ और हस्बैंड दोनों भारत में आके रहे, तो उनको जो सिटीजनशिप मिलेगी वो कितने कहाँ का मिलेगा, बाय रजिस्ट्रेशंस का। जैसे कि आप फॉर एग्जांपल ले सकते हैं राजीव गांधी और सोनिया गांधी जी का। राजीव गांधी इटली के, सोनिया गांधी क्योंकि इटली की सिटीजन थी, बाद में शादी हुआ इनका और वो आकर के यहीं सेटल्ड हो गई। तो सोनिया गांधी को नागरिकता किससे मिली होगी, बाय रजिस्ट्रेशन। उसके लिए क्या रूल है कि आपको 11 साल तक इंडिया में ही रहना होगा, ठीक है। और आखिरी के 1 साल, 11 साल में से लास्ट ईयर जो होगा, उनको कहाँ रहना पड़ेगा, इन इंडिया में। और आपके ऊपर कोई हिनियस क्रिमिनल केस नहीं चल रहे हो, आपके ऊपर कोई स्पाई का मामला नहीं चल रहा हो, तो आपको एक भारत के संविधान की शपथ लेनी होगी और आपको भारत की नागरिकता मिल जाएगी, जो आपको किससे मिलता है, बाय रजिस्ट्रेशन से। सेक्शन 6 क्या बोलता है, बाय नेचुरलाइजेशन। अब नेचुरलाइजेशन को कैसे समझेंगे, ऐसा समझ लीजिए कि कोई व्यक्ति है जिसका कि ना तो पर्सन इन इंडियन ओरिजिन है, ना तो उसका कोई खानदान इंडिया का रहा हो, लेकिन उसकी इच्छा है कि हम भारत में आके रहें, तो उनको किस वजह से भारत की नागरिकता मिलेगी, एज ए नेचुरलाइजेशन, ठीक है। जैसे कि आप ऐसे समझिए कि अगर कोई व्यक्ति किसी स्पोर्ट्स में, भले किसी देश का नागरिक हो या किसी को कोई नोबेल प्राइज मिला हो, ठीक है, या हम सोच लेते हैं डोनाल्ड ट्रंप से पहले कौन थे, बराक ओबामा साहब प्रेसिडेंट, उनको लगता है कि अब हम जो है भारत का नागरिकता ले लें। तो ओबामा साहब को क्या मिला हुआ है, आपको ओबामा साहब को नोबेल पीस प्राइज भी मिला हुआ है। इसका मतलब क्या है, वो किसी एक फील्ड में एक्सपर्ट है, ठीक है। तब अगर उनको लगता है कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ स्वयं श्री कृष्ण आके मथुरा की गलियों में बांसुरी बजाया करते थे, गंगा में हड्डियाँ विसर्जन करने के बाद सीधे स्वर्ग जाते हैं, अच्छा है चलो चलते हैं भारत की नागरिकता ले लें, तो उनको किस पे मिलेगा, बाय नेचुरलाइजेशन के तहत। जैसे कि आपने एक सिंगर है अदनान सामी, उनको भी इसी प्रोसेस से मिला। अक्षय कुमार जिनके पास की कनाडाई सिटीजनशिप था, उनको भी इसी कारण से मिला था, इसी नेचुरलाइजेशन से ही उनको क्या मिला हुआ है, भारत की सिटीजनशिप मिली हुई है। अब आप सुनिए, होगा CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो 2019 है, उसमें क्या हुआ है, उसमें भी जो सिटीजनशिप मिला हुआ है वो किससे, नेचुरलाइजेशन प्रोसेस से ही मिला हुआ है। लेकिन इसमें क्या किया गया, इस सेक्शन 6 को अमेंड किया गया। क्या अमेंडमेंट किया गया कि आप किसी फील्ड के एक्सपर्ट नहीं होंगे, लेकिन अगर आप इन देशों से अगर आप आते हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से, तो आपको क्या मिल जाएगी, भारत की नागरिकता मिल जाएगी, ठीक है। उसमें एक और अमेंडमेंट किया गया था कि यहाँ पे भी 11 साल रहना पड़ेगा, ठीक है। उनको घटा के कितना साल कर दिया गया था, 6 साल। तो अगर कोई आपसे पूछता है कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट से मैं किस प्रोसेस से आपको सिटीजनशिप मिलेगी, तो सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन से आपको क्या मिलेगी, सिटीजनशिप मिल जाएगी, ठीक है। सेक्शन 7 क्या कहता है कि अगर भारत किसी लैंड को एक्वायर करता हो, जैसे कि हमने गोवा को एक्वायर किया था 1955 के बाद, सिक्किम को हमने भारत का अभिन्न अंग बनाया, कई और राज्यों को धीरे धीरे अंग बना रहे थे। तो अगर भारत ने कोई लैंड एक्वायर किया, ज़मीन को, चाहे वह वॉर से या किसी ट्रीटी से, तो वहाँ के जो नागरिक होंगे वो ऑटोमेटिक इसके नागरिक हो जाएंगे, भारत के नागरिक हो जाएंगे। ये वाला बात कौन बताता है, सेक्शन 7। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक, और 1955 का सेक्शन 3, 4, 5, 6, 7, जिससे कि देश की नागरिकता मिलती है। अब आपके पास एक बड़ा क्वेश्चन है जो आपको हमको आंसर देना है
अभी हाल में सीमा हैदर को एक बेटी पैदा हुआ। सीमा हैदर बहुत ही फेमस नाम है, जो पाकिस्तान से भारत आई थी, सचिन मीना से शादी की। अभी उनको एक बेटी पैदा हुई है, आपको बताना है उसकी बेटी किस देश की नागरिक होगी। पहला क्वेश्चन तो ये है। दूसरा, अब हम लोग क्या करते हैं, एक क्वेश्चन को डील करते हैं। क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ द सिटीजनशिप इन इंडिया। ठीक ना, क्या है, भारत में नागरिकता की अवधारणा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन क्या है, स्टेटमेंट 1, इंडिया फॉलोज द प्रिंसिपल ऑफ सिंगल सिटीजनशिप टू प्रमोट नेशनल यूनिटी एंड द रेनफोर्स द आइडिया ऑफ इक्वलिटी अमंग ऑल सिटीजन्स। भारत राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने और सभी नागरिकों के बीच समानता के विचार को सुदृढ़ करने के लिए एकल नागरिकता के सिद्धांत का पालन करता है। बिल्कुल सही है, ये हमने आपको कहा भी था, क्योंकि देश आज़ादी हुआ था उस समय, इस बात को लेकर के नेशनलिज्म चरम पे थी, देश एक होगा। ठीक ना, तो ये वाला क्वेश्चन आपका बिल्कुल सही है, ऑप्शन। स्टेटमेंट 2 क्या है, द प्रोविजन ऑफ द सिंगल सिटीजनशिप एंश्योर्ड दैट इंडियन सिटीजन्स एंजॉय इक्वल सिविल एंड द पॉलिटिकल राइट इन ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री विदाउट एनी स्टेट स्पेसिफाइड आइडेंटिटी या लीगल स्टेटस। एकल नागरिकता का प्रावधान यह सुनिश्चित करता है कि भारतीय नागरिक देश के सभी हिस्सों में बिना किसी राज्य विशिष्ट पहचान या कानूनी स्थिति के समान नागरिक और राजनीतिक अधिकारों का आनंद ले। ये भी लाइन सही था, ये भी संविधान सभा में ये वाली बात को पर चर्चा हुई थी कि भारत के नागरिक किसी भी राज्य में बिना किसी कानूनी भेदभाव के किसी भी राज्य में आराम से आ जा सकते हैं। ये दोनों लाइन सही है। ठीक है, तो बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट, और स्टेटमेंट 2 एक्सप्लेन स्टेटमेंट 1 सही है, और कथन 1 ये जो है, जो कथन 2 है, इसी वाली बात को व्याख्या करता है। बिल्कुल सही। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग किसी और इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेकर